हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की हमारी क्लास ऐसी क्लास रहेगी कि आप भी इस क्लास को देखकर खुद ये सोचेंगे कि हाँ, इस क्लास से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला है। आज हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद के बारे में आज हम पूरी तरीके से क्लास को समझेंगे कि मोसाद क्या है, मोसाद ने अब तक कौन कौन से ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मोसाद करता कैसे है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोसाद एक खुफिया एजेंसी है और वर्ल्ड में लगभग सबसे खतरनाक जो एजेंसी मानी जाती है वो मोसाद ही मानी जाती है। विडंबना की बात यह है कि वर्ल्ड में आज लगभग 203-204 कंट्री हैं। अगर टोटल ओवरऑल देख लिया जाए तो लगभग 240 है और यूएनओ के अंडरटेकिंग वाले कंट्री देखें हम तो लगभग 193 हैं और उनमें भी सबसे खतरनाक जो खुफिया एजेंसी मानी जाती है वो मानी जाती है मोसाद। मोसाद जो एजेंसी है वो इजराइल कंट्री की है, यानी इजराइल जो कंट्री है उसकी एक खुफिया एजेंसी है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इजराइल जो कंट्री है, मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखा दूं। अगर इजराइल कंट्री की मैं बात करूं तो इजराइल जो कंट्री है वो आप देखेंगे कि इजराइल कंट्री, हाँ ये आपका इजिप्ट पड़ेगा, ये इजराइल है, यहाँ इजराइल है, यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है जो इजराइल है। और इजराइल के आसपास अगर देखेंगे आप तो इजिप्ट है, लीबिया है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, यमन है, सऊदी अरब है, यानी जितनी भी कंट्री हैं सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं। जबकि बीच में जो इजराइल बैठा है वो मात्र एक, यानी कि आसपास मुसलमानों के देशों से घिरा है और बीच में एक मात्र ऐसा देश है जो यहूदी धर्म को मानता है, यहूदी धर्म को मानने वाला देश है। आपको ये भी बता दिया जाए कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार इजराइल की वर्तमान में जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 94 लाख है, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, छोटी पॉपुलेशन वाला देश है और जिसकी पॉपुलेशन 94 लाख है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 94 लाख वाला जनसंख्या वाला देश, इसने आसपास के जितने भी कंट्री हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं उन सबको जो है बिल्कुल कब्जे में कर रखा है। आप यकीन मानिए अगर इजराइल का डिसिप्लिन और अनुशासन नहीं होता तो इजराइल पर कब्जा कब का हो चुका होता। आपने ये तो खूब पढ़ा होगा, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हमेशा हमेशा से चलता आया है और एक वीडियो हम इस पर भी बताएंगे कि बनाएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्यों है। लेकिन आप यकीन मानिए कि मात्र 94 लाख वाला पॉपुलेशन वाला देश, इसने पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, भारत और भारत के साथ साथ दुनिया में बड़े बड़े देशों को इजराइल से सीखना चाहिए कि इजराइल के सरकार में इतना अनुशासन रहता है कि जब बात देश की आती है तो क्या सरकार क्या विपक्ष दोनों खड़े हो जाते हैं और देश के खिलाफ कोई नहीं जाता है। आपको आज मैं पूरी कहानी बताऊंगा, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ हमारी ही गवर्नमेंट के लोग, हमारे ही सत्ताधारी सरकार के लोग, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, मुख्यमंत्री तक हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, वो उसकी वकालत करते हैं। जबकि इजराइल का ये रूल है कि एक सिंगल मंत्री, एक सिंगल कोई भी विधायक, एक सिंगल कोई भी सरकार का नामुंदा उस आतंकवादी के साथ नहीं बोल सकता। अगर वो साथ बोलता है तो उसे भी आतंकवादी करार दे दिया जाता है। ऐसे ही इजराइल सुरक्षित नहीं है, ऐसे ही दुनिया में आतंकवाद इजराइल से घबराता है, ऐसे नहीं घबराता। आज आपको बताया जाएगा एक एक चीज। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि इजराइल में आपको मालूम होगा इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। मोसाद की अगर बात किया जाए तो मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 में इजराइल में किया गया था। मोसाद का काम है कि इजराइल के पूरी तरीके से सीमा की सुरक्षा करना, आंतरिक किसी भी इंटरनल मैटर में इजराइल की सुरक्षा करना, इजराइल पे कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए और ये मोसाद देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। आपको ये जान के भी हैरानी होगी, वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जो कमांडो माने जाते हैं, सबसे खतरनाक सैनिक जो माने जाते हैं वो मोसाद के माने जाते हैं। मोसाद मतलब एक एजेंसी है, उसके माने जाते हैं। अमेरिका भी इससे घबराता है, अमेरिका हो, क्या ब्रिटेन हो, क्या रूस हो, क्या फ्रांस हो, क्या जर्मनी हो, क्या चाइना हो, सब इससे घबराते हैं और आज मैं इसके नमूना भी बताऊंगा आपको। दूसरी बात, आपको ये बात भी सुन के हैरानी होगी कि भारत सरकार ने इजराइल के साथ अभी समझौता किया। उस समझौते में इजराइल के मोसाद कमांडो जो हैं वो कमांडो भारत के कमांडो को ट्रेनिंग देंगे और यानी कि भारतीय कमांडो और मोसाद कमांडो दोनों मिलकर भारत में एक सैन्य अभ्यास करेंगे जिसमें भारतीय कमांडो के अंदर भी मोसाद जैसे कमांडो की गुण आएंगे। आपको बता दें एक समय था और वो समय था सितंबर 1972 का। सितंबर 1972 में आप लोगों को मालूम होगा जर्मनी में ओलंपिक खेल हो रहे थे, यानी कि सितंबर 1972 में जर्मनी में ओलंपिक खेल किए जा रहे थे, जो कि जर्मनी के शहर म्यूनिख में ये ओलंपिक खेल संपन्न हो रहे थे। अब उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स कि इजराइल के लगभग आप ये मान के चलो खिलाड़ी जो हैं ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने जाते हैं और जब इजराइल के खिलाड़ी ओलंपिक खेल यानी कि जर्मनी में हिस्सा लेने जाते हैं तो ये बात फिलिस्तीन के कुछ ऐसे लोगों को पता चलती है जो इजराइल के खिलाफ थे। कहते हैं कि उसी फिलिस्तीन के
लगभग 8 आतंकवादी इकट्ठे होकर और वहीं पहुंच गए जहां ये गेम हो रहे थे, ओलंपिक खेल। और वहीं ओलंपिक खेल के मैदान से बाहर ये एक बाउंड्री बनी हुई थी, जो मैदान के चारों तरफ बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे। कहते हैं कि तभी वहां कनाडा के कुछ प्लेयर आते हैं। अच्छा, ये 8 जो आतंकवादी थे, ये 8 के 8 आतंकवादी ट्रक सूट पहने हुए थे। अब आप अच्छे से जानते हैं, ग्राउंड है, खेल का मैदान है, और 1972 में इतना कुछ ज़्यादा सतर्कता थी नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी नहीं। तो चूंकि हुआ क्या, 1972 में जैसे ट्रक सूट पहनकर ये 8 के 8 आतंकवादी जो फिलिस्तीन के थे, ये ग्राउंड के चूंकि गेट में हो गए तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में प्लेयर नहीं थे, ये आतंकवादी थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी में जो ग्राउंड बना हुआ था, जो ओलंपिक खेल हो रहे थे, वहां बाउंड्री जो थी आसपास, उस बाउंड्री को क्रॉस करने का इन्होंने प्रयास किया। कहते कि वहीं कनाडा के कुछ प्लेयर आ रहे थे जिन्होंने उस ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था, और उनकी नजर इन पर पड़ती है, जो 8 आतंकवादी थे जो ट्रक सूट पहने हुए थे। उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ये प्लेयर होंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहां जो जैसा माहौल होता है वो वहीं वैसे ही माहौल के लोग रहते हैं, वहीं घूमते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कनाडा के जो प्लेयर थे उन्होंने इन 8 आतंकवादियों को, जो कि फिलिस्तीन के थे, इन्हें ग्राउंड को क्रॉस कराने में मदद की। और मदद करने के बाद ये 8 के 8 आतंकवादी अंदर ग्राउंड में प्रवेश हो जाते हैं। और प्रवेश हो जाने के बाद ये पता करते हैं कि इजराइल से जो खिलाड़ी जो यहाँ जर्मनी में जो भाग लेने आए हैं, उनका कमरा, इनका रूम किधर है। तो कहते हैं कि ये जो 8 आतंकवादी थे, इनके पास हथियार भी थे, गोला बारूद भी थे, जो कि छुपा रखे थे इन्होंने। और ये 8 के 8 उन खिलाड़ियों के रूम में चले जाते हैं, उनका पता कर लेते हैं जहाँ इजराइल के खिलाड़ी मौजूद थे। कहते हैं कि जैसे ही ये उनके खिलाड़ियों के पास जाते हैं तो ये अटैक करते हैं उन पर। अब चूंकि इजराइल के उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो पहलवान यानी पहलवानी के लिए आए हुए थे, और वो इनसे लड़ने का प्रयास भी करते हैं, अपना बचाव भी करते हैं, जिस बचाव में 2 इजरायली खिलाड़ियों की ऑन द स्पॉट गोली लगने से डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, ये बात पता चलती है पूरे जर्मनी में, तो हंगामा हो जाता है। तो कहते हैं कि जर्मनी की सरकार ने इजराइल की गवर्नमेंट से संपर्क साधा। तो इजराइल की गवर्नमेंट जो थी उस टाइम, जो इजराइल की प्रधानमंत्री थी, उनके नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम था गोल्डी अय्यर। उन प्रधानमंत्री का नाम मैं आपको बता दूं, गोल्डी अय्यर उन प्रधानमंत्री का नाम था जिस टाइम ये घटना हुई थी। ये गोल्डी अय्यर या गोल्डा अय्यर भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, इजराइल की उस टाइम 1972 में प्रधानमंत्री थी। कहते हैं इनके पास सूचना जाती है, और इनके पास सूचना ये जाती है कि आपके जो इजरायली जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उन खिलाड़ियों को 8 आतंकवादियों ने हमारे जर्मनी में ओलंपिक जो ग्राउंड है उसमें उनका जो रूम था उसमें जो है किडनैप कर लिया है, और उनको मारने की धमकी दी जा रही है। उनकी कुछ अपनी शर्तें हैं जो आपको माननी हैं। तो कहते हैं कि जब इनको इजराइल की प्रधानमंत्री को उन फिलिस्तीन के 8 आतंकवादियों को ये खबर मिली, तो इन्हें इधर से एक इंफॉर्मेशन जाती है उन आतंकवादियों के पास कि आपकी शर्तें क्या हैं, उनको बताइए। तो दोस्तों ये माना जाता है कि आतंकवादियों ने इनको शर्तें बताई कि आपके यहाँ हमारे 234 लोग जो कि फिलिस्तीन फेडरेशन और एजेंसी के लोग थे, जो एज आतंकवादी थे, जो इजराइल पर जो है कहीं कहीं अटैक करते रहते थे। तो 234 लोगों को इजराइल की डिफेंस ने अरेस्ट कर रखा था, यानी कि अपने बंद कर रखा था। इनकी रिहाई के लिए गुहार लगाई गई और कहा गया अगर आप या तो रिहा करो इन्हें, हमारे इतने लोगों को, इतने आतंकवादियों को, अन्यथा हम आपके सभी प्लेयरों को हत्या कर देंगे गोली मारकर। कहते हैं कि 2 लोग जो अंदर पहली हत्या हो गई थी गोली लगने से, तो वो अंदर ही उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपकी किसी शर्त को नहीं मानेंगे। देखिए, भारत सरकार को इस बात से सोचना चाहिए कि जो इजराइल है उसकी मात्र जनसंख्या 94 लाख है, छोटा सा कंट्री है, और देखिए आप कितना बड़ा कलेजा है। आप देखिए जरा कि इजराइल की जो प्रधानमंत्री थी, उनका नाम गोल्डा अय्यर जो था, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम जो है बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, चूंकि बात देश की हो तो हम बिल्कुल अपने आप को भी नौछावर कर देंगे। हमें सोचना चाहिए, हमें हमारी भारत सरकार को सोचना चाहिए, हम आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि इजराइल की गवर्नमेंट देखिए 234 आतंकवादियों को बिल्कुल छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर चाहे किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि वहां का हर नागरिक यार देश के लिए समर्पित है, देश का विखंडन नहीं करता, देश को तोड़ता नहीं है। जब बात देश की आती है तो क्या अपोजिशन, क्या सत्ताधारी सरकार, हर आदमी वहां एक खड़ा रहता है। हमारी तरह नहीं है कि एक इधर भाग रहा है एक इधर। हमारे देश में अपने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो विभीषण का काम करते हैं, जो जयचंद्र का काम करते हैं, जो मीर जाफर का काम करते हैं, जो राणा सांगा का काम करते हैं। जब ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी हमारे देश में, तो ये देश कहां से महाशक्ति बनेगा? कहां से केवल बड़ी बड़ी बातें कहने से या बड़ी बड़ी बातें लिख देने से, केवल राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को मानने से ये देश आगे बढ़ जाएगा? नहीं, इसके लिए समर्पण रखना पड़ेगा, और इजराइल जैसा समर्पण रखना पड़ेगा।
वहाँ की प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया दो टूक कि बिल्कुल भी हम आपके लोगों को नहीं छोड़ेंगे, आपको जो करना है आप करिए। तो कहते हैं कि उन आतंकवादियों ने जो दो लोगों को जो गोली मारी थी, जो पहले ही गोली मार दी थी, उन दोनों लोगों को, उनकी डेड बॉडी को उठाकर बाहर फेंक दिया, रूम से बाहर। तो उस समय जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट चूंकि वो भी नहीं चाहती थी कि हमारे देश में कोई ड्रामा हो, तो कहते हैं कि इजराइल की प्रधानमंत्री ने जर्मनी की गवर्नमेंट से संपर्क साधा और कहा कि आप एक काम करिए, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम अपने खिलाड़ी को अपने आप छुड़ा लेंगे, आप बस इतना हमें इजाजत दे दो कि हम अपने देश के कुछ कमांडो को आपके जर्मनी में भेजना चाहते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे और वो अब बड़े आराम से अपने खिलाड़ियों को चंगुल से छुड़ा लेंगे। लेकिन जर्मनी की सरकार कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। यार आप बताइए, उनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, पूरा विश्व उन पर निगाह करके देख रहा है, क्यों चाहेगा कोई हमारे यहाँ अशांति हो? तो इसलिए जर्मनी की गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दी और साफ कह दिया कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते जिसमें खून खराबा हो। चूंकि ओलंपिक खेल है या कुछ भी ऐसा विश्व का या वैश्विक लेवल का मैटर बन सकता है, इससे हम चाहेंगे कि शांति से मैटर समाधान हो। अब क्या होता है, ये बात जो 8 आतंकवादी थे उनको साफ साफ पता चल जाती है कि हमारे सामने इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसने घुटने नहीं टेके। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर दूसरी शर्त रखी कि ठीक है, आप हमारे लोगों को नहीं छोड़ रहे हो, हमारे आतंकवादियों को नहीं छोड़ रहे हो, तो हमारी एक दूसरी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप हमें इन सभी खिलाड़ियों के साथ, हमें जो है जो म्यूनिक एयरपोर्ट है, जो कि वहीं जर्मनी के पास जो एयरपोर्ट था, हमें वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचा दीजिए और हमारे लिए एक बस मुहैया कराई जाए जो कि स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक जाएगी और वो हमें वहाँ तक सुरक्षित छोड़ेगी, और वहाँ से हमारे लिए एक जो चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई जाए, जिसके थ्रू हम जो है कहीं और जाएंगे। तो कहते हैं कि जर्मनी सरकार इस पर मान गई, क्योंकि वो पहले तो चाहती थी कि कैसे भी स्टेडियम खाली हो। दूसरी बात, जर्मनी की गवर्नमेंट इस बात को जान गई कि अभी अगर स्टेडियम खाली करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें वक्त मिलेगा, और जिस वक्त में क्या होगा, हमारे जो कमांडो हैं वो एक विशेष ऑपरेशन को तैयार करेंगे, जिस ऑपरेशन के थ्रू हम 8 आतंकवादियों को मार गिराएंगे। तो कहते हैं कि बस आती है, उस बस में ये आतंकवादी सभी खिलाड़ियों के साथ सवार होते हैं, बस वापस होके जाती है एयरपोर्ट, और जैसे ही एयरपोर्ट जाती है तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जो आतंकवादी थे उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जर्मनी के विशेष कमांडो ने एक ट्रेनिंग ली, पूरे मैप का अध्ययन किया, सही तरीके से पूरी चीजों को समझा, और कहते हैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं 8 आतंकवादी और खिलाड़ी, और वहां पहुंचने के बाद जर्मनी के कमांडो ने क्या किया कि तुरंत उन पर हमला बोल दिया और वहां 8 आतंकवादियों को मार गिराया। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि 8 तो आतंकवादी मर गए, लेकिन जो खिलाड़ी थे इजराइल के, जितने भी जिन्होंने आतंकवादियों ने कब्जा किया था, उन सभी खिलाड़ियों को मार दिया, यानी कि आतंकवादी भी मारे गए और सभी खिलाड़ी मारे गए। कहते कि इजराइल की जो प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर, तो इनका एक तरीके से इनका खून खोला और इन्होंने कहा कि हमारा एक भी खिलाड़ी नहीं बचा। ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है और ये बड़ी ही एक खतरनाक, मतलब हमारे लिए एक संदेश है। तो कहते हैं कि गोल्डा मेयर ने तुरंत जो मोसाद, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है, आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्लियर, जो मोसाद, जो इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है, उसने तुरंत एक मीटिंग की और उस मीटिंग में कहते हैं कि इसके जो महानिदेशक थे उनको बुलाया और मीटिंग की कि हमें कसम है उन सभी प्लेयर की, हमें वादा है, हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए आज कि हम उस एक भी शख्स को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे इन खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, हमें इजराइल से कुछ सीख लेनी चाहिए। आप सोचिए कि इजराइल इतना मजबूत देश है, आप यकीन मानिए कि वर्ल्ड में अगर आतंकवादी किसी भी देश से घबराते हैं, आतंकवाद थर-थर कांपता है, तो वो केवल इजराइल से कांपता है। न वो अमेरिका से कांपता, न वो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, भारत किसी से नहीं कांपता, वो केवल उससे कांपता है जिसकी आबादी महज मात्र 94 लाख है, महज 94 लाख। आपको सुन के हैरानी होगी, इजराइल से ज्यादा पॉपुलेशन तो केवल दिल्ली शहर की है। यार, इस पर हमें सोचने पर मजबूर करती है ये बात। और इजराइल से आतंकवादी थर-थर कांपते हैं, लेकिन भारत में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो आप इसका सोचना, मुझे कमेंट करके बताना क्या ऐसा किया जाए जिससे भारत से बच सके। आगे सुनिए, अब क्या होता है कि इजराइल की प्रधानमंत्री ने तुरंत ही मीटिंग की और मीटिंग के बाद तुरंत ऐसे कमांडो को तैयार किया जो इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे कि हम अंत तक लड़ते रहेंगे, और हम ऐसे कमांडो को इस ऑपरेशन में भेजेंगे जो अपने घर से रिश्ता तोड़ दें, जो अपने घर से बात ना करें, जो देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हों। तो स्टूडेंट्स, तुरंत इजराइल की प्रधानमंत्री ने, और ये बात है सितंबर 1972, 5 सितंबर 1972, कहते हैं कि तुरंत एक कमांडो का गठन किया और उन कमांडो में ऐसे कमांडो को लिया जिनका घर से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मोह माया नहीं।
और जैसे ही उन कमांडो ने इसमें भर्ती ली तो उन्होंने शपथ ली कि हम ये वादा करते हैं कि हम अपने देश के एक खिलाड़ी की मौत का बदला लेके ही वापस देश आएंगे, अन्यथा हम वापस नहीं आएंगे। और इतना सब होने के बाद ये कमांडो जो हैं वो तुरंत निकल जाते हैं भिन्न भिन्न देशों में। आपको इस सुन के हैरानी होगी, ये कमांडो ने जो ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन का नाम था रब का कहर। रब का कहर, रब का कहर का मतलब भगवान का कहर, ईश्वर का कहर, अल्लाह का कहर, रब का कहर मतलब कहर बरसेगा, प्रलय आएगी, यानी कि तूफान आएगा। और कहते हैं कि 1972 में ये तुरंत सब जो कमांडो थे ये इकट्ठे होकर निकलते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इकट्ठे होने के बाद कभी नॉर्वे में, कभी फ्रांस में, कभी जर्मनी में, कभी इटली में, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं। और इनका केवल एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी आधार पर वो एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए जो फिलिस्तीन का है, जिसने हमारे खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने सबसे पहले यानी 5 सितंबर को यह घटना होती है और 7 सितंबर 1972 को तुरंत इन कमांडो ने क्या किया कि अपने इजराइल के बराबर में ही, आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन मैं दिखा दे रहा हूं, ये इजराइल है, इजराइल के बराबर में लेबनान कंट्री है, लेबनान, और लेबनान के बिल्कुल बराबर में एक कंट्री है सीरिया, यानी कि ये है इजराइल, ये है लेबनान और इधर है सीरिया। कहते हैं कि लेबनान और सीरिया पर तुरंत इन कमांडो ने 10 ठिकानों पर बम गिराए। और जब बम गिराए तो उस बम में 10 ठिकानों पर जो बम गिराए, यानी लेबनान में और सीरिया में, ये बात है 7 सितंबर 1972 की, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कहते हैं उसमें इनका इजराइल के कमांडो का उद्देश्य बस इतना था कि फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हैं उनको किसी भी आधार पर बख्शा ना जाए। और कहते हैं उसमें कुछ आम लोग भी मारे गए जिसकी निंदा की गई। बाद में इन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, चाहे कुछ भी हो, कंडीशन कोई भी हो। कहते हैं कि यहाँ बम गिराने के बाद फिर इसके बाद ये फ्रांस जाते हैं, फ्रांस के पेरिस में, जहां ये जासूसी जो संगठन है जिसका नाम है मोसाद, जो इजराइल का, इसके एक महिला थी उसमें संगठन में, वो पत्रकार का रूप धारण करके घूम रही थी। और उन्होंने जो ये घटना जो हुई थी, जो 8 आतंकवादी थे जिन्होंने खिलाड़ियों को बंदी बनाया था, उसका जो मेन मास्टरमाइंड था उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो फ्रांस के पेरिस में छिपा है। जो फ्रांस की कैपिटल है यूरोप में, वो फ्रांस के पेरिस में छिपा हुआ है। कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल किसी भी आधार पर, मतलब पेरिस में छिपा हुआ, और कहते हैं कि इन्होंने उसको पूरी तरीके से मतलब सीधा इस पर निशाना किया और उसका जो रूम था उसमें बम विस्फोट किया और उसको तुरंत जो है मार दिया विस्फोट के बाद। दोस्तों ऐसे करते 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 इन्होंने 1972 में 1972 में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था उन आतंकवादियों को मारने के लिए। और आपकी हैरानी होगी सुनकर कि लगभग 1988 तक ये ऑपरेशन चला। आप काउंट करेंगे तो लगभग आप देखेंगे 16 से 18 साल तक ये ऑपरेशन चलाया, यानी कि मोसाद जो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, और लगभग 16 से 18 साल तक इस ऑपरेशन को चलाने का केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी आधार पर वो एक भी 8 में से एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए जिसने इजरायली खिलाड़ियों को इस तरीके से मौत के घाट उतारा है। अब यकीन नहीं मानेंगे, ये माना जाता है कि विश्व में ये बात जब पता चली तो पूरे विश्व में इस बात को मतलब एक तरीके से बड़ी सीरियस तरीके से लिया गया कि आखिरकार एक खिलाड़ी के मौत का बदला इतना बड़े लेवल पर, आप बताइए, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है क्या कि आपके देश के खिलाड़ियों को कोई आतंकवादी मार देते हैं और आप उनका बदला लेने के लिए 18 साल तक उनका पीछा ना छोड़ें। यार मैंने तो ये बाकी इसको सलाम है, इस मोसाद जो संगठन है इसको सलाम करना चाहिए कि आखिरकार डिसिप्लिन हो तो ऐसा, डिसिप्लिन हो तो ऐसा। आपको बता दिया जाए कि अब जो मोसाद यानी कि इजराइल का जो एक संगठन है, खुफिया संगठन, अब वो मोसाद जो संगठन है वो भारत के लिए भी तैयार करेगी फौलादी कमांडो। पाकिस्तान की खैर नहीं है और न चाइना की खैर है। मैं आपको बता दूं, अब इजराइल की, हालांकि इजराइल आपको अच्छे से पता होगा भारत का मित्र है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो और चाहे वो इजराइल हो, ये भारत के मित्र हैं। तो इजराइल ने साफ क्लियर कहा है कि हम भारत के लिए ऐसे कमांडो तैयार करेंगे जो कि विशेष कमांडो हैं और जो हमारे मोसाद खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। मित्रों, आपको मैं ये बस इस टॉपिक का केवल एक ही उद्देश्य था
कि आपको यह बताना कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी किस देश के पास है, तो आप याद रखना इजराइल के पास है। अगर वर्ल्ड में आतंकवादी थर-थर कांपते हैं, वर्ल्ड में आतंकवादी केवल इस मोसाद का नाम सुनते ही उनका पेशाब निकल जाता है, तो वो केवल इजराइल का मोसाद खुफिया एजेंसी है जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। आपको मैं बता दूं, जो मोसाद खुफिया एजेंसी है इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 में हुई थी और इसका लक्ष्य केवल एक ही है कि हर कीमत पर, हर हाल पर देश की सुरक्षा करना, देश के आंतरिक भाग की सुरक्षा करना, देश की बाउंड्री की सुरक्षा करना, किसी भी कीमत पर कोई भी आतंकवादी हमला ना हो पाए, किसी भी कीमत पर देश टूट ना पाए। क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए, जो इजराइल कंट्री है इसके आसपास सब मुस्लिम कंट्री हैं और एकमात्र यहूदी धर्म को मानने वाला बीच में कंट्री बैठा है। और आप अच्छे से जान सकते हैं, जब आसपास इतने सारे इस्लामिक कंट्री हों और बीच में यहूदी धर्म को मानने वाला देश हो, तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप में डर बना रहता है। मोसाद, केवल आपको यह भी बता दूं, मोसाद के कमांडो जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वो इतनी कठिन ट्रेनिंग लेते हैं कि वो लोहे से भी लड़ जाएं, वो बारूद को भी खा जाएं, वो अपने आप को भी आवश्यकता पड़ने पर अपने आप के चीथड़े उड़ा दें, दूसरे के चीथड़े उड़ा दें। इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है और ये पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि अगर मोसाद का कमांडो पकड़ा जाएगा, मोसाद का कर्मचारी कहीं पकड़ा जाएगा, तो वो इजराइल का नाम नहीं लेगा कि हम इजराइल के कर्मचारी हैं और ना ही इजराइल सरकार उन्हें मानेगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल की इंसल्ट हो जाएगी, बदनामी होगी। क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि किसी के जासूस, किसी के खुफिया एजेंसी के कर्मचारियों का पता चले। आपको यह भी बता दूं, जो मोसाद एक खुफिया एजेंसी है, इसमें 7000 कर्मचारी हैं, टोटल जो एम्प्लॉई हैं वो 7000 हैं। और आपको यह भी बता दिया जाए, जो इजराइल कंट्री है उसकी जो लैंग्वेज है वो हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू भाषा है उसकी एक, और बाकी का अंग्रेजी भाषा भी वहाँ सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है। और इजराइल की अगर बात किया जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों देशों का विवाद चल रहा है और मैं अगली जो वीडियो आपको बताऊंगा वो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की बताऊंगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक लक्ष्य और है कि भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमारा जो भारत है, उस भारत पर आपने देखा होगा वर्ष 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और आज़ादी से लेकर आप 1947 से लेकर आज 2022 चल रहा है। मैं जहाँ तक मेरे पास सूचना है, आप लोग अखबार और टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, हमारे देश पर आए दिन हमला होता है, आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं। कभी कसाब हमला किया करता है, कभी कोई और हमला किया करता है, कभी संसद में आग लगती है, कभी दिल्ली में आग उठती है, कभी कश्मीर में, कभी कहीं। तो ये सोचना चाहिए भारत सरकार को, हमारा देश 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे देश में लगभग 16.5-17 लाख रिजर्व डिफेंस पावर है। हमारे देश में तमाम अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एनआईए हो, इसके अलावा बहुत सारे और भी रिजर्व बल हैं। तो आप बताइए, ये चंद मात्र मुट्ठी भर आतंकवादी अपने देश की नींव को कैसे हिला सकते हैं? भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। अगर भारत सरकार गौर नहीं कर सकती तो मैं कहूँगा इजराइल के 1972 वाले उस ऑपरेशन को, जिसका नाम था रव का कहर, उसको एक बार देखना चाहिए मोदी जी को, एक बार दिखाना चाहिए अपनी डिफेंस पावर को। और आप देखेंगे इतना उससे जुनून पैदा होगा, इतना जोश पैदा होगा, इतनी शक्ति पैदा होगी कि एक भी आतंकवादी किसी कीमत पर बच नहीं पाएगा। ये चंद मुट्ठी भर आतंकवादी किसी मतलब के नहीं है। आप यकीन मानिए, जब इजराइल आप यकीन ये देखिए कि इजराइल की जो हमारी खुफिया एजेंसी इजराइल की है मोसाद, वो अपने देश तो छोड़ दो, यूरोप के 20 साल 18 साल तक भिन्न भिन्न देशों में जाकर एक आतंकवादी को ढूंढ के मारती है, एक फिलिस्तीन के आतंकवादियों को ढूंढ के मारती है और 18 साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इजराइल 94 लाख जनसंख्या वाला देश कर सकता है, तो भारत में तो 140 करोड़ आबादी है। भारत में तो इतनी सेना ही सेना है जितनी इजराइल की पॉपुलेशन है। तो भारत के लिए तो बहुत आसान है। मैं यही इस वीडियो के थ्रू बस बताना चाहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे एक बात भारत सरकार तक पहुंचे, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचे और तुरंत ये पता चले कि आतंकवादियों को खत्म करना है तो मोसाद का सहारा जरूर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।